नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर, इस कंप्लीट सेशन के अंदर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो एक लेटेस्ट जजमेंट आया है उसको बताने के लिए आया हूं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है आपकी लाइफ के लिए भी और आपके एग्जाम्स के लिए भी। और आप एक एडवोकेट हो तो आपको तो ये जजमेंट 100% पता होना चाहिए, याद रखिएगा। तो इस जजमेंट के अंदर आपको समझने वाली बातें क्या क्या हैं वो आपको मैं पूरे के पूरे सेशन के अंदर बताऊंगा। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे ना वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताते रहिएगा। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि आप लोगों के इस सेशन को ना लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर करके लोगों को अपडेट ज़रूर करिएगा। और अगर सेशन पसंद आता है, मेरे बताने का तरीका समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, तो ये मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना हमारा एक चैनल है SLG लॉ क्लासेस के नाम से। ये हमारा चैनल है SLG लॉ क्लासेस। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस जजमेंट के ना 50 वन लाइनर्स भी अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में, अपने जुडिशियल एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस इस जजमेंट के रिगार्डिंग आ सकते हैं। आप अगर CBI APP का पेपर देने जा रहे हो, दिल्ली जुडिशरी आ रहा है, हरियाणा जुडिशरी आ रहा है, राजस्थान जुडिशरी आ रहा है, MP जुडिशरी आ रहा है, 100% ये सवाल आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अपने आप को अपडेट रखना जजमेंट वाइज जरूरी है। तो ये मैं आप लोगों के लिए एक परफॉर्मा लेकर आया हूं ताकि जजमेंट क्या है वो भी समझ जाएं, और उस चैनल के अंदर वन लाइनर्स क्या क्या बन सकते हैं वो भी हम हाथों हाथ वन लाइनर में, सीधा वन लाइनर में हमें चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, 111 पन्ने का जजमेंट है ये। चलो मुद्दे की बात करते हैं। ये जजमेंट का नाम क्या है? जजमेंट का नाम है हमारा एसेंट। ये देखो, एसेंट विद होल्डिंग रिजर्वेशन। अब देखो, ये एसेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक गवर्नर हूं, ठीक है, तो जब स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जब जज अपना उनके सामने बिल प्रस्तुत होता है, अब बिल मेजोरिटी से पास होगा। अब वो पास हो जाने के बाद किसके पास आएगा? गवर्नर साहब के पास आएगा। ठीक है, गवर्नर साहब जो है अपना उस जजमेंट पे मोहर लगाएंगे, एसेंट देंगे कि हाँ भाई, ये मेरे मुताबिक भी बढ़िया बिल है और जनता के लिए बहुत बढ़िया बिल है, मैं इस बिल को एसेंट देता हूं, यानी कि पास करता हूं। या तो गवर्नर के पास ये ऑप्शन होगा, या अगर गवर्नर को लगता है नहीं नहीं, ये जो बिल पास करा है ना स्टेट लेजिस्लेचर ने, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, तो गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं, अपने पास विद होल्ड करके रख सकते हैं इस बिल को। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि यार ये तो बिल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ही नहीं है, इस बिल में तो इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं, तो मैं तो भाई इस बिल को पास नहीं करूंगा। मैं ऐसा करता हूं, मैं प्रेसिडेंट साहिबा से ना, इनसे रिकमेंडेशन के लिए उनसे बातचीत करने के लिए इस बिल को अपने पास रख लेता हूं। तो ये तीन तरीके होते हैं, एक गवर्नर साहब के पास ये तीन तरीके होते हैं। जो भी बिल उनके पास होके आता है तो तीन तरीके ही वो अपनाएंगे। अब दिक्कत क्या आई थी, जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये 2025 में मामला गया था, जो सुप्रीम कोर्ट साहब को अपना ये फैसला सुनाना पड़ा, तो दिक्कत ये आई थी कि भाई देखो, विद होल्डिंग वाली बात यहाँ पे आ जाती है। मैं ये रबड़ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है विद होल्डिंग वाली बात आई थी, अभी हमने समझी थी। तो ये विद होल्डिंग कब तक कर सकते हो भाई? आप गवर्नर हो, ठीक है भाई, ठीक है, कोई मना ही नहीं है। तो विद होल्ड कब तक कर सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितने? तो अभी से पहले ना तमिलनाडु के अंदर गवर्नर साहब थे। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर जो गवर्नर साहब थे, उनके पास ना बिल स्टेट लेजिस्लेचर पास कर करके भेज रहा था, गवर्नर साहब जो एसेंट दे ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा भैया मैं तो विद होल्ड करके बैठा हूँ। उन्होंने कहा कुछ बिल के लिए, अरे मेरे को तो प्रेसिडेंट साहब से ना कंसिडरेशन लेना है, तो मैं अपने पास रख के बैठा हूँ। तो यहाँ पे सवाल उठ गया कि भाई गवर्नर जो है विद होल्ड कितने टाइम तक के लिए कर सकता है? तो ये ऑनरेबल, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पे कोई टाइमलाइन नहीं दे रखी है। तो आप अगर आर्टिकल नंबर 200 पढ़ोगे, उसमें बता रखा है कि भाई गवर्नर के पास ये तीन ऑप्शन होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल नंबर 201 बता रखा है कि भाई जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट साहब से कंसिडरेशन के लिए भी बिल अपने पास रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी टाइम लिमिट नहीं दे रखी, कितने टाइम तक के लिए गवर्नर साहब अपने पास बिल को रखेंगे। तो यही कंफ्यूजन का मुद्दा बन गया। तो फिर एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन भी डिसाइड कर दी थी, 3 महीने की। ठीक है, आप विद होल्ड करोगे, उसके बाद आप रिटर्न करोगे। फिर कंफ्यूजन हुई, फिर सरकार को भी गुस्सा हुए कि यार सरकार, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को कोई टाइमलाइन नहीं दे रखी है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप जो है सुपर गवर्नर या सुपर प्रेसिडेंट के तौर पे काम क्यों कर रही हो यार? ये तो गलत बात है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपके पास टाइमलाइन या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं उन्हीं को तो इंटरप्रिटेट करने का अधिकार है। ऐसा थोड़ी ना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं लिखी हुई है उसको भी आप अपनी मर्जी से कोई भी बात ऐड ऑन कर दोगे। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ही होती है, और आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर नहीं है, वो केवल पार्लियामेंट के पास है। हाँ, है ना? तो ये सब कंफ्यूजन होने लगी। फिर ये सारी बातों का जांच पड़ताल करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि भैया देखो, प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, हालांकि गवर्नर का ही मुद्दा है मेन, तो गवर्नर के पास ये तीन पावर है, एसेंट देने की, विद होल्ड करने की, रिजर्वेशन प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, यही तीन पावर है।
एसेंट दे दी तो बात ही खत्म। विदहोल्ड अगर करता है ना गवर्नर, तो विदहोल्ड करने के बाद ऑटोमेटिकली एकदम, अगर गवर्नर मन बना लिया भैया ये बिल में मजा नहीं है, ये बिल में कोई अच्छी बात नहीं लिखी है, मतलब लोगों के हित के लिए बिल नहीं है, तो इस बिल को मैं विदहोल्ड करता हूं। विदहोल्ड का मतलब सीधा रिटर्न कर देना, सीधा बिल को रिटर्न कर देना है। रिटर्न किसको कर देना है? स्टेट लेजिस्लेचर को। हालांकि मेरी फोटो आ रही होगी, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर को ही आप जो है बिल रिटर्न कर दोगे। एक बात यहाँ पे समझ में आ गई। फिर क्या बोला? और ठीक है, और जो गवर्नर है वो विदहोल्ड करके अनिश्चित काल के लिए अपने पास अपने पॉकेट वीटो का एप्लीकेशन अप्लाई करके अपनी जेब में बिल नहीं रख सकते हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया। अब ये विदहोल्ड की बात खत्म हो गई, अब ये रिजर्वेशन की बात है। अब रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा हाँ भाई गवर्नर जो है रिजर्व कर सकता है बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 201। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि भैया हम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैं, जब तक ये बिल है तब तक हम इसके ऊपर कुछ भी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जब तक ये बिल एक्ट नहीं बन जाता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब एक्ट बन जाएगा भाई तब हमारे पास आ जाना ये बिल को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए, तब हम इसके ऊपर देखेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ये बात बोली। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गवर्नर के ऊपर टाइमलाइन नहीं सेट कर सकते कि इतने दिन में डिसीजन लो। प्रेसिडेंट के ऊपर टाइमलाइन नहीं डिसाइड कर सकते इतने दिन में डिसीजन लो, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गवर्नर या प्रेसिडेंट को ये नहीं बोल सकते कि ये फैसला लो, ऐसे नहीं लो, ऐसे लो, एसेंट दो या विदहोल्ड करो या जो मर्जी करना है। वो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो डिसाइड करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड नहीं करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दिया। बस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है रिस्पेक्टफुली गवर्नर साहब से एक उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि गवर्नर साहब आप जो है जल्दी से जल्दी फैसला ले लीजिए, दैट्स इट। यही कर सकते हैं, यही पूरे जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करा है। अब मैंने जो ये थोड़ी सी बातें बना के रखी हुई हैं, इसको हम एक बारी रीड आउट कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में भी क्लैरिफिकेशन अपना सेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसके मैंने वन लाइनर्स भी बना दिए हैं, वो आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिलेंगे, मैं आपको भी शो भी कर दूंगा, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात क्या बात यहाँ पे निकल के आई है, हम इसको देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो हम टाइमलाइन की बात है तो भाई कोर्ट जो है वो टाइमलाइन फिक्स नहीं कर सकता, ठीक है, वो डीम्ड एसेंट को क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है, और आर्टिकल नंबर 200 विन को वो रिप्लेस नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट एज अ सुपर प्रेसिडेंट एज अ सुपर गवर्नर की तरह एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और सुप्रीम और कोर्ट जो है वो जब तक एग्जामिन नहीं करेगा जब तक वो बिल पेंडिंग में है। भाई जब एक्ट बनेगा तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चेक करेंगे उसकी, हाँ है ना। तो इस सुपर गवर्नर या सुपर प्रेसिडेंट की तरह वो काम नहीं कर सकते हैं। और कोर्ट क्या क्या कर सकते हैं? कोर्ट जो है वो पूछ सकते हैं कि भाई आपने इतना लंबा समय क्यों लिया अपना डिसीजन लेने के लिए, ये सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोर्ट जो है वो ये नहीं बोलेंगे कि आप ये डिसीजन लो, ये मत लो, एसेंट दे दो यार, दे दो दे दो दे दो, नहीं नहीं विदहोल्ड कर लो, बट विदहोल्ड जल्दी जल्दी कर लो, डिसीजन जल्दी जल्दी ले लो, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल गलत बात होगी। उसके बाद और क्या फैसला ले सकते हैं कि मुद्दे की बात यहाँ पे आर्टिकल में 200 बता दिया था ना कि अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर से बिल पास होके गवर्नर साहब के पास आता है तो आर्टिकल 200 की पावर्स गवर्नर के द्वारा एक्सरसाइज करी जाती हैं। 3 पावर्स हैं, एसेंट दे दो, विदहोल्ड कर दो या कंसल्टेशन फॉर द प्रेसिडेंट के पास भेज दो। ये मैंने लिखा हुआ भी है, एसेंट दे दो तो वो लॉ बन जाएगा। जैसे लॉ बन गया फिर इसका अगर इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी चैलेंज करनी है जब भागो सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आप जा सकते हो, ठीक है। विदहोल्ड करने वाली बात आ जाएगी तो यहाँ पे आप जैसे विदहोल्ड करोगे तो आपको सीधा बिल को रिटर्न करना पड़ेगा। ये नहीं कि अनिश्चित काल के लिए विदहोल्ड करके रख दिया है, नहीं, ठीक है। गवर्नर जो है वो बैठ नहीं सकते बिल के ऊपर, कोई फोर्थ ऑप्शन नहीं बना सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट में बोला है। और अगर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए अगर बिल रखना ही है तो भाई आप वो रख सकते हो कि अगर गवर्नर को लगता है कि यार ये बिल ऐसा पास हुआ है जो वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को या नेशनल इंटरेस्ट को वायलेट कर रहा है, तभी आप जो है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में ये पावर लाई करते हो। और विदहोल्डिंग जो है आप अगर बिल रखते हो, विदहोल्ड करते हो और रिटर्न नहीं करते, ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये फेडरलिज्म को वायलेट करता है। मेरे आप से छोटा सा सवाल है, फेडरलिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? अगर है तो कौन से जजमेंट में ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड करी थी? आप लोग मुझे जजमेंट का नाम जरूर बताना, ठीक है। अब ये एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स की बात है। यहाँ पे बोला है कि देखो हर एक काम में ना गवर्नर का एक धर्म है कि वो एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेगा, तब जाके गवर्नर अपना काम करेगा। लेकिन जब आर्टिकल 200 को पावर्स को एक्सरसाइज करने की बारी आएगी तब ये जरूरी नहीं है, तब गवर्नर साहब अपना दिमाग लगा के भी जो फैसला सही बनता है वो ले सकते हैं, ठीक है। बिल को रिटर्न करेंगे अगर विदहोल्ड करते हो या रिजर्व करेंगे प्रेसिडेंट, ये फैसला लेने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद एड एंड एडवाइस लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गवर्नर को एक रबर स्टैंप की तरह आप नहीं बना के रखोगे कि अच्छा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोल दिया फैसला लीजिए तो मैंने हाँ जी करते हुए फैसला ले लिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है।
अब जो गवर्नर का एक्शंस होते हैं वो जस्टिफाइबल होते हैं। भाई देखो, अगर गवर्नर के जो भी एक्शंस है, मान लेते कोई ऐसा बिल है जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है लेकिन गवर्नर ने उसको एसेंट दे दी, तो क्या गवर्नर के एक्शंस के ऊपर जस्टिफिकेशन हम अराइज कर सकते हैं? नहीं, कोर्ट यहाँ पे एग्जामिन नहीं करेगा। ऐसे तो यार हर चीज पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो, कोई ऐसी छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, सबसे बड़ी पोस्ट है भारत की, ठीक है। तो अगर गवर्नर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो जैसे कि इतना लंबा समय हो गया भाई बिल के ऊपर, उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, कोई एक्सप्लेन नहीं करा, कोई डेफिनेट रीजन नहीं दिया है, ठीक है, तो उस केस में कोर्ट जो है मैंडेमस रिट जारी कर सकता है। बट मैंडेमस रिट जारी करने के लिए भी बस यही पूछेगा, गवर्नर साहब से रिस्पेक्टफुली बोलेगा, साहब प्लीज जल्दी फैसला ले लीजिए। बस ये नहीं बोल सकते कि ये फैसला ले वो फैसला ले, एक दिन 2 दिन के अंदर ना फैसला लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये तो गलत बात होगी, ठीक है। एक आर्टिकल में 361 भी इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी आर्टिकल्स मैं बता रहा हूं ना, याद रखना है, आपके आने वाले एग्जाम में 100% आएंगे, मतलब एक एक बात आएगी। मैंने तो आपको पूरा ओरली सारी चीजें बता दी, आप अगर बेरेक्ट ओपन करके पढ़ोगे बिना आर्टिकल 200 201 कंक्लूसिवली आपको दिमाग में यही बातें आएंगी कि हाँ यही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आर्टिकल 361 क्या कहता है? भाई जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं, राजमुखी होते हैं, जो आज के समय में नहीं है लेकिन लिखा हुआ है तो हमें याद रखना पड़ेगा, तो उनके पास ना कंप्लीट इम्यूनिटी है। कंप्लीट इम्यूनिटी का मतलब, मैं अगर गवर्नर की चेयर पे बैठा हूं या प्रेसिडेंट साहब की चेयर पे बैठा हूं, तो मैं अपनी पोस्ट पे बैठे हुए अगर कोई भी डिसीजन लेता हूं ना, तो मेरे को कोई भी प्रोसिक्यूट नहीं करेगा कि आपने देखो गलत फैसला लिया, आपके फैसला लेने की वजह से ऐसा हुआ है, मेरे को इस चीज के लिए प्रोसिक्यूट नहीं करा जाएगा। याद रखना मेरी बात। ऐसे ही ना जजेस को भी पावर होती है, जजेस को भी कंप्लीट इम्यूनिटी है। याद रखना, आपको मैं अगर बताऊं कि अगर मैं जज की चेयर पे बैठा हुआ हूं और जब फैसला को सुनाता हूं, अगर वो गलत भी फैसला होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ के जरिए भी, तो एज पर सेक्शन नंबर 15, ठीक है, ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंदर जजेस को कंप्लीट इम्यूनिटी मिली हुई है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला कोई डिसीजन हो या मिस्टेक ऑफ लॉ वाला कोई भी डिसीजन हो, कंप्लीट इम्यूनिटी होती है। याद रखना, क्योंकि ये बड़े बड़े पद हैं, इनसे बड़ा पद कोई है ही नहीं पूरे देश में, याद रखना। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी क्लैरिफाई करा है कि भाई गवर्नर के ऊपर हम कोई भी टाइमलाइन सेट नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह, ठीक है। और प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है, अगर मान लेते हैं प्रेसिडेंट साहब ने कोई डिसीजन लिया, तो क्या वो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? भाई बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बट टाइमलाइन सेट नहीं कर सकता है कोर्ट, ठीक है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इसके लिए आर्टिकल 143 भाई बहुत 1-2 साल से ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। देखो इसके अंदर मुद्दे की बातें क्या है। पहली बात, मैं अगर प्रेसिडेंट हूं, तो मैं अगर प्रेसिडेंट होने के नाते में एक ऐसी समस्या में फंस गया हूं जो एक तरीके से क्वेश्चन ऑफ लॉ वाली समस्या है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वाली समस्या है। अब वो समस्या को सोल्यूशन मांगने के लिए मैं किसके पास जाऊंगा? तो मैं प्रेसिडेंट होने के नाते एज पर आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाऊंगा, जो कि इस केस की बात थी। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट साहब ने ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस फाइल करा था आर्टिकल 143 में। 14 सवालों का जो ये नंबर्स लिखे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वही सवाल हैं जो प्रेसिडेंट साहब ने अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मांग करी थी, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं आपके नॉलेज के लिए। एक आर्टिकल नंबर 145 का क्लॉज नंबर 5 है, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि जब प्रेसिडेंट साहब के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रेफरेंस फाइल करा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट की कितनी जजेस की बेंच जो है उस रेफरेंस की सुनवाई करेगी? 5 जजेस की बेंच। यहाँ लिख लो, आप कहीं पे भी लिख लो, ये बातें याद रखना, ये एग्जाम के एमसीक्यूज बनते हैं यार, यहीं से तो बनते हैं, और कहां से बनेंगे, ठीक है। 5 जजेस की बेंच जो है अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की सुनवाई करेगी। अब 5 जजेस की बेंच को हम क्या नाम से पुकारते हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा एक बारी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो मतलब नीड नॉट टू कंसल्ट सुप्रीम, मतलब प्रेसिडेंट जो है हर एक बिल के लिए कंसल्ट करने के लिए बाउंड नहीं है। जहां पे वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ पे फंस जाते हैं, केवल वहां पे वो रेफरेंस फाइल करेंगे। जहां पे प्रेसिडेंट को क्लैरिटी नहीं समझ में आ रही है, प्रेसिडेंट साहब को अपनी क्लैरिटी अगर चाहिए, उस केस में ये बात समझ में आ जाती है। अब यहाँ पे एक बात लिखी है, कैन कोर्ट रिव्यू बिल्स बिफोर दे बिकम लॉ। भाई अभी लॉ तो बना नहीं है, अभी बिल है, तो क्या बिल को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नो, अभी तो बताया कि जब तक वो लॉ बना ही नहीं है, तो यार उस केस में आप फिर इसको कैसे अपना चैलेंज करने के लिए चले जाओगे? ये तो बिल्कुल गलत बात होगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 142 आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, जिसमें अगर कोई भी जजमेंट होता है, ठीक है, कोई भी अपना जजमेंट होता है अपना कोर्ट वाला, सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, कोई भी मामला हो, कंप्लीट जस्टिस, ये वर्ड लिखा हुआ है आर्टिकल 142 में ना, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो ठीक लगता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 142 के अंदर वो आर्टिकल 142 का फैसला, मतलब ये आर्टिकल का इस्तेमाल करके कोई भी फैसला ले सकते हैं। याद रखिएगा मेरी बात, बहुत बड़ी बात है ये। जैसे कि आपने सुना होगा जो डिवोर्स फाइल करा जाता है ना, एक थ्योरी थी, आप थ्योरी का नाम मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, जो
हिंदू लॉ के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर तो मेंशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से उस थ्योरी का इस्तेमाल करके आप जो है डिवोर्स ग्रांट करवा सकते हो। पता है? बताओ एक बारी मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। ठीक है, जजमेंट भी है, जजमेंट भी बताना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या स्टेट लॉ एग्जिस्ट करता है विदाउट गवर्नर एसेंट? एक बात बताओ, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर बिना गवर्नर की एसेंट से कोई भी बिल पास कर सकती है? कंप्लीट नो, कभी कर ही नहीं सकती। एसेंट तो मैंडेटरी है ना, संविधान में साफ लिखा है। संविधान से बड़ी चीज हमारे देश में कुछ भी नहीं है। जो चीज संविधान में लिख दी गई है वो लिख दी गई है। ठीक है, तो विदाउट गवर्नर्स एक्शन अंडर आर्टिकल 200 बिल जो है कभी भी लॉ बन ही नहीं सकता। इनफैक्ट गवर्नर जो है बिना स्टेट लेजिस्लेचर के कानून बना सकता है, हालांकि वो तो बनाएगा 6 महीने के लिए बस। ठीक है, वो कानून जो है लागू रहेगा केवल 6 महीने के लिए, फिर बाद में खारिज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर सकता है, बट स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा नहीं कर सकती है। तो गवर्नर क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, ऑर्डिनेंस के बेसिस पे कानून बना सकता है। और ऑर्डिनेंस कब पास होता है? जब अपना स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस पास करके कानून बना सकते हैं जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होते हैं और उस टाइम पे बहुत जरूरत होती है कानून बनाने की, तो गवर्नर या प्रेसिडेंट 6 महीने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास करके कानून पूरे अपनी स्टेट में या पूरे देश में लागू कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये भी छोटी छोटी जानकारी है जो पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये जो 12 से 14 वाले क्वेश्चन थे ये ऑलरेडी ऊपर वाले आर्टिकल 143 हो गया, नॉट रेलेवेंट। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 13 था वो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 में कवर अप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था भाई हमारा? ये था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आर्टिकल 131 जुरिडिक्शन नॉट आंसरेबल इररिलेवेंट विद द रेफरेंस। भाई ये 131 ना सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन के ऊपर बात करी जाती है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़िएगा, आपको ना बीएनएसएस और सीपीसी दोनों चीजें साथ में आर्टिकल 131 में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने सारी की सारी चीजें अच्छे से समझा दी हैं और ये जजमेंट आपके समझ में आ गया होगा। जजमेंट का एक बार नाम देख लीजिए आप लोग। ठीक है, जजमेंट का नाम देखना बहुत जरूरी है और जो लिखी हुई बातें हैं वो लिखने समझनी जरूरी है। एसेंट, विद होल्डिंग और रिजर्वेशन ऑफ द बिल बाय द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपको क्या करना है एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता देना कितने लोग इंटरेस्टेड है इसके 50 वन लाइनर्स को पढ़ने के लिए। तो आप बोलोगे तो ये देखो, ये मैंने 50 वन लाइनर बना के रखे हुए हैं। ठीक है, जो एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे, आपके डायरेक्ट आएंगे, जुडिशरी एग्जाम हो या एपी हो। हालांकि अभी तो एपी एग्जाम बहुत ज्यादा पेंडिंग में है, बहुत सारे एग्जाम्स आ चुके हैं, बल्ले बल्ले आप सभी लोगों की। जुडिशरी भी ऐसी लाइनअप होगा, याद रखना। मैं अभी भी बोल रहा हूं, जो बच्चा तैयारी अभी नहीं कर रहा है, रिवीजन नहीं कर रहा है, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, लिटिगेशन से थोड़ा सा गैप लेने के बाद आप लोग अपना तैयारी करते रहो करते रहो करते रहो। मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, एकदम लाइन अप होंगे सारे के सारे जुडिशरी के एग्जाम, बैठे के बैठे रह जाओगे, टाइम नहीं मिलेगा, सीधा नोटिफिकेशन आते प्रीलिम्स हो जाएंगे सबके। याद रखना मेरी बात, जजेस की बहुत ज्यादा पेंडेंसी है और बहुत दिक्कत वाली बात है अभी। ठीक है, चलो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आया है ना तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को अवेयर जरूर करेगा। मैं अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को कंक्लूड करता हूँ। मेरे को जैसे मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग एज अ फ्रेंड्स हो और मैं फ्रेंड को अपनी चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वैसे तरीके से बताता हूँ। अगर आपको मेरा तरीका समझ में आता है कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय, थैंक यू, धन्यवाद।